सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के इतिहास विषय का पाठ 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का आगे का प्रकरण स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले के अध्यायों में हमने भारत में हो रहे विभिन्न क्षेत्रों में जो बदलाव हुए उनके बारे में पढ़ा था कि कैसे भारतीय जो लोग थे, भारतीय जनता थी, वो अंग्रेज़ों के शासन से असंतुष्ट थी और इस असंतुष्ट होने का कारण था अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नियम, उनके द्वारा बनाए गए कानून। फिर हमने देखा कि कैसे 1850 के बाद भारतीय जनता में और कई राजनीतिक संगठनों में जो राष्ट्रवाद की चेतना थी वो साफ दिखाई देने लगी थी। और ऐसे ही एक संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में हमने पढ़ा था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेता थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी आदि ऐसे कई 72 प्रतिनिधि थे। इनके अलावा 72 लोगों ने मिलकर के 1885 में एक ऐसे ही संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये जो कांग्रेस है वो केवल पेशेवर समूह, जमींदारों या उद्योगपतियों के हक में नहीं बोलती थी, बल्कि वो सभी भारतीय लोगों के हक में और उनकी ओर से बोलने का संकल्प व्यक्त कर रही थी। तो कांग्रेस के ऐसे ही अपने उद्देश्य और अपने तरीकों के कारण कांग्रेस को मध्यम मार्गी पार्टी माना जाता था। और जो कांग्रेस है, हमने ये भी पढ़ा था कि मध्यम मार्गी का क्या मतलब होता है, यानी कि जो ये कांग्रेस के नेता थे इनको ये लगता था कि अंग्रेज़ पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं और वे भारतीयों के दुख दर्द को समझेंगे और उन्हें दूर करेंगे। तो ये नेता प्रार्थना पत्र के द्वारा, अपीलों के द्वारा और अपनी याचिकाओं के द्वारा अपनी बात को अंग्रेज़ों तक पहुंचाने के लिए और मनवाने में विश्वास रखते थे। और साथ ही साथ ये नेता सरकार के अत्याचारों, गलत नीतियों और दुष्प्रभावों से जनता को अवगत करवाना चाहती थी। लेकिन हमने ये भी देखा कि जैसे समाज में एक तरह के लोग नहीं होते हैं, कई तरह के होते हैं। कुछ गर्म स्वभाव के होते हैं और कुछ नरम स्वभाव के। ऐसे ही कांग्रेस के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि कांग्रेस है वो धीरे धीरे 2 भागों में बट गई थी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कांग्रेस के ये दोनों खेमे कौन कौन से थे, एक गरम दल और एक नरम दल। यानी कि जो प्रारंभिक नेता थे वो नरम दल के थे, क्योंकि ये शांत स्वभाव से और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते थे। और जो गरम दल के नेता थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हैं, विपिन चंद्र पाल हैं और लाला लाजपत राय हैं, इस तरह से कई नेता थे जो कि उग्र स्वभाव के थे और हिंसक तरीके से आज़ादी पाना चाहते थे, ब्रिटिश शासन को यहाँ से ख़त्म करना चाहते थे। तो आज हम सबसे पहले ऐसे ही एक नेता के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ये नारा दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने दिया, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। ये हमने देख ही लिया कि क्यों सवाल खड़ा करने लगे थे, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रारंभिक नेता मध्यम मार्गी थे वो क्या थे कि वो मध्यम मार्ग अपना करके शांत तरीके से और सावधानी तरीके से आगे बढ़ना चाहते थे। तो ऐसे ही बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता हैं वो ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। यानी कि आमूल परिवर्तन से मतलब है कि तेज तर्रार गति से आगे बढ़ना और ब्रिटिश शासन को जड़ से ख़त्म करना। यानी जो उन्होंने तरीका अपनाया वो हिंसक तरीके से, है ना, हिंसक पद्धतियों के अनुसार काम करने लगे थे। तो उन्होंने इस निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता
और रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका ये कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, यानी कि हमें लड़कर उनसे हिंसा करके अपनी बात मनवानी चाहिए, ना कि निवेदन के द्वारा, और लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तो तिलक ने एक नारा भी दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, क्योंकि देखो 1857 में भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और उसमें हमने लड़ाई लड़ी लेकिन हम जीत नहीं पाए थे। तो इसीलिए जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस के प्रारंभिक नेता हैं, मध्यम मार्गी हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से जीतना चाहते थे, लेकिन जो गरम दल के नेता थे वो इनकी आलोचना करते थे। और ऐसे ही इनमें से थे एक जो बाल गंगाधर तिलक हैं। ये देखिए, आपको यहाँ चित्र भी दिखाई दे रहा है कि बाल गंगाधर तिलक हैं और इनके पास में ही मेज पर एक अखबार रखा हुआ है जिसका नाम है केसरी, और ये इन्होंने ही चलाया। तिलक के संपादन में निकलने वाला ये मराठी अखबार है, और जो केसरी है वो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। तो इस तरह से 1905 में वाइसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, और उस वक्त बंगाल है वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का ही हिस्सा थे। तो अंग्रेजों का ये कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है, यानी कि उन्हें ऐसे लगता था कि छोटा इलाका होगा तो उससे शासन का कार्य आसानी से हम चला सकते हैं। तो परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था और इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? तो जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से ही था। लेकिन सरकार ने कुछ गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया था, और पूर्वी बंगाल को अलग करने के जो पीछे उनका उद्देश्य था वो ये था कि जो बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और इस तरह से बंगाली जनता को आपस में बांट दिया जाए। तो बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर है वो अब फैल गई, और मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी यानी नरम दल और गरम दल कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए और जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते भी ढूंढे गए, और इससे जो संघर्ष उपजा, जो आंदोलन हुआ उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ बंगाल में ही था, बंगाल के साथ साथ अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दी थी। तो इसके बाद देखते हैं कि ये देखिए, आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है कि देखो, स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूस में शामिल होने लगे थे। तो इस तरह से जो ये स्वदेशी आंदोलन था वो बंगाल के साथ साथ भारत के अन्य इलाकों में भी चला। अब जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए आप कि आंध्र के जो डेल्टा इलाके थे वहाँ इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। तो इस आंदोलन ने कि हमें हमारी भारतीय भाषा का उपयोग करना चाहिए, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए और स्वदेशी उद्योग धंधे होने चाहिए, तो इसके उन्होंने बढ़ावा दिया। तो स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादियों ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया, यानी कि हमें हमारी भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और ब्रिटिश संस्थान हैं, ब्रिटिश में बनी हुई वस्तुएं हैं, उनका उपयोग नहीं करना है। तो कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे, यानी कि समाज में जो बदलाव लाना है उसके लिए हमें हिंसा का उपयोग करना है, उसे ही क्रांतिकारी हिंसा कहा गया। इसके बाद देखिए कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी थी, जैसे कि 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में। तो इन लोगों ने लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन
किया। और मुस्लिम लीग की ये मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। और 1909 में यानी 3 साल बाद सरकार ने यह मांग उनकी मान भी ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई थी, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुनकर भेजा जाना था। तो देखो कि जो परिषद होती है वो एक सलाहकारी निर्वाचित संस्था होती है जो प्रशासकीय हो सकती है, और उसमें जो प्रतिनिधिक दायित्व निभाने हैं वो वहाँ पर मनोनीत या निर्वाचित संस्था होती है, उसे परिषद कहते हैं। तो और वहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं को चुनकर भेजा जाता था। तो इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदायों के लोगों का अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। और ये देखिए यहाँ पर आपको लाला लाजपत राय का चित्र दिखाई दे रहा है। जो लाजपत राय हैं वो पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। वे याचिका और निवेदकों की राजनीति का विरोध करने वाले थे, यानी कि मध्यम मार्गी नेताओं का विरोध करने वाले थे, और खुद आमूल परिवर्तनवादी नेता थे। और यह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। इसके बाद देखिए कि जो लोग मुस्लिम लीग के बाद है 1907 में फिर कांग्रेस में टूट गई। जो है उनके वो कांग्रेस है वो 2 भागों में बट गई। हमने पढ़ा ही कि नरम दल और गरम दल, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मध्यम मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का ये मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। और संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। और इस तरह से जो कांग्रेस है वो 2 खेमों में बट गई थी, और कांग्रेस के ऊपर है वो मध्यम मार्गी का दबाव ज़्यादा रहा। फिर दिसंबर 1915 में दोनों खेमे एक बार फिर एकता स्थापित करने के लिए इकट्ठे हुए, और अगले ही साल यानी 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए थे। यानी कि 1916 में कांग्रेस के जो नरम दल हैं और गरम दल हैं वो तो एक हुए ही हुए, साथ में मुस्लिम लीग भी उनके साथ मिली और उन्होंने लखनऊ समझौते पर दस्तखत किए। और क्यों किए? क्योंकि इन दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया था। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो अब जो राष्ट्रवाद के उदय के समय हैं, जो नेता काम कर रहे थे, हमारे प्रबुद्ध वर्ग के शिक्षित लोग हैं, वो भाग ले रहे थे। उसके साथ साथ अब धीरे धीरे ये जो आंदोलन है इसमें किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं भी भाग लेने लगी, इस आंदोलन में जुड़ने लगी। और ये जो राष्ट्रवाद था वो अब जन राष्ट्रवाद बन गया। और इस जन राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।